Hi everyone, welcome back in our new video. So ISL का एग्ज़ाम डेट तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन में तो दे ही दिया था, जो कि 31 अक्टूबर से एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में बिल्कुल भी आपका ऑलमोस्ट एक 1 मंथ के अराउंड ही आपको टाइम मिला था। लास्ट डेट जो था आपका 28 सितंबर तक ही आपका फॉर्म जो भरा गया था। उसके अलावा लगभग 1 मंथ का ही टाइम दिया गया था। ठीक है, तो आप सभी जो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं अपना प्रिपरेशन करते रहिए। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर का पेपर अगर मिले तो उसको भी आप देखिए एक बार, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है ICL में। ठीक है, तो अ, इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं कि ISL का तो ज़्यादा एग्ज़ाम हुआ नहीं है आपका। लास्ट 21 में 23 में जो कि आपका ऑफलाइन हुआ था एग्ज़ाम, और उसके बाद लास्ट अभी जो लास्ट ईयर 24 में एग्ज़ाम हुआ था तो वो ही आपका CBT में हुआ था। ठीक है, तो उसका पेपर भी आप देख सकते हैं, एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है और किस किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो प्रीवियस ईयर जो पेपर है काफ़ी हेल्पफुल साबित हो जाता है आपको। तो प्रीवियस ईयर पेपर तो देख ही सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा पेपर तो अवेलेबल है नहीं प्रीवियस ईयर के, तो आप HPCL का जो जूनियर एग्जीक्यूटिव था HPCL का, उसका भी पेपर आप देख सकते हैं PYQ। इसके अलावा भी गेल इंडिया का जो पेपर है उसका भी आप पेपर देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, और साथ ही साथ प्रिपरेशन के साथ ही टेस्ट पेपर भी लगाते रहिए। दूसरे भी जो केमिकल के लिए है, केमिकल एग्जामिनेशन वाले जो भी पेपर है उनको भी लगाते रहिए, NFL वगैरह का हो गया, तो जिससे आपको एक अच्छा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन भी आपका एक हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JEE जो IOCL का जो JEE एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसका पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। प्रोडक्शन पोस्ट के लिए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर का पैटर्न तो कुछ इस तरह से था। 75 आपका टेक्निकल नॉलेज, 75 प्लस 25 उसमें था। तो 75 आपका टेक्निकल नॉलेज का था पेपर और 25 आपका जनरल अवेयरनेस एंड अरिथमेटिक का पेपर था। इस बार का पैटर्न तो काफ़ी चेंज हो चुका है। इस बार तो 50-50 है, 50 टेक्निकल 50 नॉन टेक आपका पेपर रहेगा। तो लास्ट ईयर के पेपर से तो आपको ज़्यादा कुछ आइडिया मिलेगा नहीं प्रॉपर, लेकिन लास्ट ईयर का पेपर से आप एक चीज़ देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना डेप्थ में पूछा जाता है। गेट लेवल का क्वेश्चन आता है या फिर BTech लेवल का क्वेश्चन आता है, तो ये नॉलेज आपको एक मिल जाएगा नॉलेज। फाइन, तो आज से ये सीरीज़ शुरू करने वाले हैं हम, PYQ सीरीज़, जो कि केमिकल के लिए है, प्रोडक्शन JEE असिस्टेंट ग्रेड 4 के लिए। ओके, तो मैं और भी जो कि टोटल इसका 100 क्वेश्चन था, इस 100 क्वेश्चन को एक ही बार में लेके नहीं आऊँगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 20 का सेट लेके आऊँगा आपको, 20 क्वेश्चंस पर वीडियो। ठीक है, एक या 2 दिन में मैं फिर से वो वीडियो अपलोड करूँगा 20 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम 20 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देख लीजिए एग्जाम डेट हुआ था 29 सितंबर को 2024, टाइमिंग जो दिया हुआ है। ठीक, शुरू करते हैं पेपर। यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था, what is one advantage of the hydrochloric acid and hydrofluoric acid alkylation process compared to sulfuric acid H2SO4 alkylation process। आंसर इसमें होगा सिंपली, इसमें होगा आपका सिंपल रिएक्टर डिज़ाइन ड्यू टू हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ आइसोब्यूटेन इन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो ये क्वेश्चन आपका केमिकल प्रोसेस से आया हुआ है। ठीक है, डिफाइन रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2, इन इंडस्ट्रियल सेटिंग द प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव PID कंट्रोलर जो है इज ऑफन रेफर्ड टू बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। PID कौन से टर्म से रेफर करता है, तो इसमें जो होता है PID कंट्रोलर में प्रोपोर्शनल पल्स, रीसेट पल्स, रेट कंट्रोलर इसमें यूज होता है, ऑप्शन नंबर D। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है जो इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में, फॉर सिनेरियो विथ इनिशिएटिंग इवेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 ईयर एंड PFD of
10⁻². For the protective layer, what is the mitigated consequences frequency? So ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.01 per year. Okay, now question number 4 में आता है, what is the main environmental concern associated with the hydrofluoric acid alkylation process? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन पूछा जा चुका है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का मेन एनवायरमेंटल कंसर्न क्या होता है? तो देखिए, इट इज टॉक्सिक एमिशंस ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक वेपर्स, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसका होगा, ठीक है। ऑप्शन 2 देखिए, हाई एनर्जी कंजम्पशन तो नहीं होगा इसमें। ऑप्शन सी इनसफिशिएंट रिसाइकलिंग ऑफ आइसोब्यूटेन, नो। उसके बाद हाई प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट हाइड्रोकार्बन्स, नो। सो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में देखिए, which significant global event increased the demand for synthetic material and catalyst the development of petrochemicals? ये एक हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है पेट्रोकेमिकल से, जो वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो है डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोकेमिकल मटेरियल का, सिंथेटिक मटेरियल का जो है इसका डिमांड काफ़ी बढ़ गया था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, which of the following set of plate heat exchanger is not correctly matched with the description, ठीक है। सो इसमें वेरियस टाइप के हीट एक्सचेंजर दिया हुआ है। तो हीट एक्सचेंजर के काफ़ी सारे टाइप होते हैं, वेल्डेड हीट एक्सचेंजर, उसके बाद गैस्केट प्लेट हीट एक्सचेंजर, शेल एंड ट्यूब वगैरह, केटल टाइप वगैरह भी टाइप्स होते हैं इसमें हीट एक्सचेंजर के, ठीक है। सो फर्स्ट इसमें देखो, प्लेट फिन हीट एक्सचेंजर, हाई हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी, सुटेबल फॉर क्रायोजेनिक एप्लीकेशन। तो ये तो गलत मैच हुआ है, ये आंसर नहीं होगा। नंबर बी, वेल्डेड प्लेट हीट एक्सचेंजर एलॉयज फॉर इजी क्लीनिंग इज सुटेबल फॉर वेरी डर्टी फ्लूइड्स। तो देखिए, वेल्डेड प्लेट जो है इज इजी फॉर क्लीनिंग एंड सुटेबल फॉर वेरी डर्टी फ्लूइड्स। तो इसमें दिया गया है कि वेल्डेड प्लेट हीट एक्सचेंजर जो है इनका क्लीन करना ये बहुत ही ईजी होता है। तो ये आंसर जो है ये रॉन्ग मैच हुआ है, ठीक है। जबकि वेल्डेड हीट एक्सचेंजर जो है इनको वॉश करना ये काफ़ी हार्ड होता है, इनका क्लीनिंग जो है ये काफ़ी हार्ड क्लीनिंग होता है, ठीक। क्लीनिंग करना बहुत ही हार्ड है, बिकॉज वेल्डेड होते हैं और इनको पार्ट्स को डिसमेंटल करना ये हार्ड होता है। सो दैट्स वाई इनको क्लीन करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ओके। उसके बाद ऑप्शन बी में गैस्केट प्लेट एक्सचेंजर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में एक्सचेंजर रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर। तो ये क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन 7 में देखिए, क्वेश्चन 7 में पूछा गया है, व्हाट रोल डज नेफ्था, ठीक है, व्हाट डज रोल नेफ्था प्ले इन पेट्रोकेमिकल प्रोसेसिंग विद इन द रिफाइनरीज। तो रिफाइनरीज में जो नेफ्था का जो है ये पर्पस, नेफ्था का जो यूज़ क्या होता है रिफाइनरी प्रोसेस में, ठीक है। सो ऑप्शन ने देखिए, इट इज़ प्राइमरली यूज फॉर द कैटालिटिक रिफॉर्मिंग टू इंक्रीज ऑक्टेन नंबर, ठीक है। तो ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करने के लिए जाता है, नो, ये प्राइमरी फंक्शन नहीं है। ऑप्शन बी, इट इज़ एम्प्लॉयड एज अ फ्यूल फॉर द रिफाइनरीज हीटिंग प्रोसेस, नो, हीटिंग प्रोसेस के फ्यूल के लिए तो बिल्कुल यूज नहीं किया जाता इसको। ओके, ऑप्शन सी, इट इज़ यूज एज अ फीडस्टॉक इन पायरोलाइसिस टू प्रोड्यूस इथिलीन प्रॉब्लम, हाँ ये सही है। सो नेफ्था का यूज होता है आपका इथाइलिन को प्रोड्यूस करने में यूज़ होता है, और प्रोपाइलिन का, इथाइलिन और प्रोपाइलिन को के। ओके, सो क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में हमने ये देखा था कि नेफ्था जो है बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन के लिए यूज़ किया जाता है, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अंडर व्हाट कंडीशन डज द सरफेस गेन एनर्जी थ्रू रेडिएशन। तो किस कंडीशन में जो है कोई भी सरफेस जो है एनर्जी गेन करता है, ठीक है, रेडिएशन के थ्रू। तो देखिए, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्हेन इट एब्जॉर्ब्स मोर रेडिएशन देन इट्स एमिट। तो कोई भी बॉडी जितना रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करता है और उसके कंपैरिजन में वो लेस अमाउंट में रेडिएशन जो एमिट करता है, तो वो ही बॉडी जो है एनर्जी को गेन करके रखेगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना बॉडी अगर वो 100 अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो उससे कम ही वो एमिट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका व्हेन इट एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन देन इट्स एमिट्स। तो ये हो जाएगा सरफेस गेन एनर्जी रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया हुआ है, व्हाट डज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन डिमांड PFD मेजर्स इन अ सेफ्टी सिस्टम। व्हाट डज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन डिमांड मेजर इन सेफ्टी प्रोसेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, द लाइकलीहुड दैट अ सिस्टम विल फेल टू परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन अपॉन डिमांड, ठीक है। सो PFD का इसमें फेलियर ऑन डिमांड जो है मेजर इन सेफ्टी पूछ रहा है, तो ये लाइकलीहुड दैट सिस्टम विल फेल टू परफॉर्म।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है व्हिच इज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंप्रेसर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है कंप्रेसर से। ओके, कंप्रेसर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये नोट करते जाइए कि प्रीवियस ईयर में कौन हो जाता है आपके लिए। ओके फाइन। सो इसमें पहला इसमें पूछा गया व्हिच इज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंप्रेसर इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद दिस कैरेक्टर। तो नंबर सी में जो आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, rotary screw compressor use a positive displacement mechanism with interlocking helical screw which rotate in the same direction of compression। ठीक है, तो रोटरी स्क्रू टाइप का जो कंप्रेसर है इससे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम यूज करते हैं, सॉरी नॉट करेक्टली ना, सो गलत कौन सा है, तो रोटरी स्क्रू कंप्रेसर में जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म कुछ इसमें होता ही नहीं है, तो दैट्स वाई ये इसका आंसर रॉन्ग हो गया। ओके, 11 में देखिए व्हिच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट correctly describe the relationship between cloud point, pour point and overall fluidity of a petrochemical product। So cloud point हो गया, उसके बाद pour point CP, उसके बाद pour point PP हो गया, और उसके बाद overall fluidity का रिलेशन क्या है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका सी, pour point is always higher than the cloud point। ठीक है, pour point हमेशा जो है pour point हमेशा हायर होता है देन cloud point। pour point क्या होता है और क्लाउड पॉइंट वगैरह देख लीजिए। क्लाउड पॉइंट होता है कि मतलब जिस टेम्परेचर पे किसी भी फ्लूइड में जो क्लाउड फॉर्मेशन होने लगे, ठीक है, मतलब वो थोड़ा मतलब फ्रीज होने लगे, क्लाउड सा उसमें क्रिस्टल फॉर्म होने लगे, तो होता है आपका पोर पॉइंट वगैरह। ठीक है, देख लीजिएगा बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये आपका रिफाइनिंग प्रोसेस से क्वेश्चन पूछा गया, एज इट रिफ्लेक्ट्स द लोएस्ट टेम्परेचर एट व्हिच प्रोडक्ट कैन स्टिल फ्लो आफ्टर क्रिस्टल। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देख लीजिए डिटेल में। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर का पेपर तो लेके आऊँगा है, लेकिन इसके अलावा भी मैं कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछेगी इसका एनालिसिस भी मैं लेके आऊँगा, तो इससे एक आइडिया रह जाएगा कि कौन से फील्ड से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, टॉपिक से। ठीक, तो देखिए व्हिच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन के रिगार्डिंग कौन सा यहाँ पे ऑप्शन जो है करेक्ट है। ओके, सो ऑप्शन 1 दे रहा है पंप around is a cool vacuum distillation stream return to the column to control its heat load। ओके, सो ऑप्शन 1 करेक्ट है। तो देखिए अगर ये कॉलम अगर रहता है तो कॉलम में क्या करते हैं, किसी एक स्ट्रीम को लेके और उसको फिर से हम रिसाइकल वापस इसी में हम भेज देते हैं। ठीक है, तो ये आपका पंप अराउंड कहलाता है। प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट यहाँ से निकल रहा है प्रोडक्ट, तो इसको प्रोडक्ट के कुछ पोर्शन को वापस हम कॉलम में ही भेज देते हैं, तो इसको बोलते हैं पंप अराउंड। तो पंप अराउंड ये क्या करता है, इसको टेम्परेचर को मेंटेन, तो यहाँ पे देखिए कॉलम टू इट्स हीट लोड, तो हीट लोड को कम करने में कॉलम का जो हीट लोड है उसको कम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट। 2 में देखिए लिक्विड प्रोपेन इज यूज इन propane desalting for extracting hydrocarbon oil from vacuum residue। लिक्विड प्रोपेन इज यूज प्रोपेन, तो ऑप्शन 2 भी सही है। लिक्विड प्रोपेन को यूज करते हैं डिसफॉल्टिंग फॉर एक्सट्रैक्टिंग हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं प्रोपेन को डिसफॉल्टिंग में। ठीक है, ओके सही है। 3 में देखिए वैक्यूम डिस्टिलेशन इज फॉलोड बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टू एडजस्ट द ऑयल्स विस्कोसिटी इंडेक्स बाय द पार्शियली रिमूविंग हाई विस्कोसिटी एंड एरोमेटिक, तो ऑप्शन 3 भी सही है। 4 में देखिए पोर पॉइंट ड्यू टू पोर पॉइंट ऑफ लूब ऑयल इज एडजस्टेड बाय रिमूविंग वैक्स, तो हाँ सही है। अगर हम ऑयल में से अगर हम उसको क्रिस्टल वैक्स के क्रिस्टल को हटा ले तो उसका पोर पॉइंट जो है एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13। ओके, सो व्हाट इज द इनिशियल स्टेप इन द प्राइमरी क्रैकिंग ऑफ पैराफिन। तो पैराफिन का जो प्राइमरी स्टेप क्या होता है क्रैकिंग में। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन आयन, तो सबसे पहला स्टेप जो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन आयन किया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन ये सही है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट रेट LTAR कैलकुलेट करने में कैसे इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट, तो इसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ लॉस्ट एक्सीडेंट इनटू 1 लाख डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स वर्कड। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट रेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड अंडर रिस्क मैनेजमेंट प्लान बट नॉट अंडर द प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। इट मीन्स कि इसमें बोला गया कि रिस्क मैनेजमेंट प्लान के टाइम पे हम तो यूज़ करते हैं बट नॉट यूज द
PSM, ठीक है, प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, इसको यूज नहीं करते। तो ये हो जाएगा रिस्क असेसमेंट, ठीक है। तो ये एक डाटा शीट आता है, उसमें आप देख सकते हैं, तो इसमें रिस्क असेसमेंट इसमें नहीं होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में which performing job a hazardous analysis which question help to determine the potential severity of an accident, okay। so when performing a job, जब कोई काम अगर कर रहे हैं तो उस टाइम पे कौन सा क्वेश्चन हम यूज करते हैं टू पोटेंशियल सेवरिटी ऑफ एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट से बचाने के लिए, ठीक है। तो अगर हमारा मेन मोटिव क्या होता है आपका, देखिए हैजार्ड एनालिसिस का मेन मोटिव होता है कि वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस कर सकता है, यानी कि हैजार्ड जब होगा तो उससे क्या रिजल्ट बन सकता है, क्या किस टाइप का वो एक्सीडेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये मेन है। और यहाँ पे देख हाउ कुड इट अराइज, ये कैसे होता है ये हमें नहीं स्टडी करना है। हाउ कैन गो रॉन्ग, ये भी नहीं करना है। तो व्हाट आर द अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, ये भी नहीं। तो मेन इसमें जो हम स्टडी करना होता है हमें, तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, तो ये हमको देखना होता है। फाइन। सो 16 नंबर क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17, लेट्स कम टू 17 में which type of reaction primarily occur during thermal cracking। तो थर्मल क्रैकिंग में प्राइमरली कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो ये फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। सो ये क्वेश्चन आपका पॉलीमर से पूछा गया है, पॉलीमर टेक्नोलॉजी से, पॉलीमर या फर्टिलाइजर से पूछा है, ठीक है। पॉलीमर से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, 17 हो गया, सॉरी 18 देखिए। Which of the following statement regarding isoparaffin in crude oil are correct? तो आइसोपैराफिन रिगार्डिंग आइसोपैराफिन के लिए इन क्रूड ऑयल में कौन सा करेक्ट है, ठीक है। सो 2 and 3 methyl derivatives are most abundant, सही है इसमें। उसके 4 methyl derivatives present in small amount of ethyl, ठीक है, सही है। स्लाइटली ब्रांच पैराफिन डिटरमिनेशन ओवर हाई ब्रांच, तो ये सही है। फोर्थ वाला इनकरेक्ट है, तो फाइनल ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओके। 18 का ऑप्शन नंबर डी। 19 में ये देखते हैं, 19 का क्वेश्चन बोला गया है इन अटेम्प्ट टू इंक्रीज द फ्लो फ्रॉम 250 टू, हमने फ्लो को बढ़ा दिया 300 RPM में, एडिशनल सक्शन प्रेशर इज नीडेड, ओके। तो उसमें एडिशनल सक्शन प्रेशर हमको ऑब्वियसली जरूरत पड़ेगा क्योंकि RPM बढ़ा दिया। इफ यू इंक्रीज द प्रेशर बाय पार्टली क्लोजिंग द बैक pressure control valve, this will quickly increase the pressure in return from 10 to 15 psi G and the pressure at the suction at the pump from 15 to 20 psi, which the following changes will take place। तो ये क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए मैं ऑप्शन डी को इसमें दे रहा हूँ। सो करेक्ट आंसर इज सक्शन प्रेशर इंक्रीज accompanied by the equivalent increase in the vapor pressure, leaving n pressure unchanged, ये हो जाएगा। 20 क्वेश्चन देखिए। सो डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज, सो किसी भी गिवन टेम्परेचर में डिग्री द गैस एट गिवन टेम्परेचर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन गैस एट एनी गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो फाइनली क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 20 के अलावा भी जो क्वेश्चन आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, इसमें नेक्स्ट 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 to 40 क्वेश्चन, 21 to 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसमें, 21 to 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ बने रहे हमारे साथ में। नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पाने के लिए, नेक्स्ट पेपर क्वेश्चन को देखने के लिए फॉलो द चैनल एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहें। एग्ज़ाम में तो काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, तो अपने मेहनत में लगे रहें। सो आज के इस हाँ क्लास में इतना ही था। ओके, थैंक यू।